नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त जो गर्माहट है, मौसम थोड़ा ठंडा होता जा रहा है और चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। अब बगावती तेवर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को परेशान कर रहे हैं। परेशान इतना कि कांग्रेस ने जहां अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं बीजेपी ने लोगों को बाहर करने का रास्ता भी साफ कर दिया है। तो ये जो आने वाले दिनों में कार्यवाही की रफ्तार है, वाकई में बागियों को परेशान करेगी, वाकई में बागियों में अनुशासन लाएगी, या फिर राजनीतिक दलों की ये धमकी भर बनकर रह जाएगी। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र धावाई, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से, चंद्रमुखी रेपस्वाल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तकनीकी परेशानी से हम जूझ रहे हैं, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ मैं। तो शुरुआत शैलेंद्र धाबाई जी आपसे करते हैं। कैसे चलेगा बगावतियों के साथ पार्टी का प्लान? मीना जी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने समझाइश की और समझाइश के बाद बहुत से हमारे जो विचारधारा वाले जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। चाहे वो सुमेरपुर से मदन राठौड़ जी हों, चाहे झोटवाड़ा विधानसभा सीट से राजपाल सिंह शेखावत हों, चाहे सिविल लाइन से रणजीत सिंह सोडाला हो, तमाम बहुत सारे लोगों को समझाइश भारतीय जनता पार्टी ने की, उन्होंने लिया। लेकिन आपने देखा होगा उसी दौरान हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय अरुण सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, कठोर शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई भी बागी रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा और 6 साल के लिए निलंबन कर दिया जाएगा। और उस पर कार्रवाई भी हमने शुरू कर दी है। जैसे बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर में 4 बागी नेताओं को हमने निष्कासित कर दिया है, जिसमें पूर्व एमएलए कृष्णाराम नाई भी हैं। इसी तरह हमने अजमेर में, आप देखें अजमेर जिले में भी ब्यावर और पुष्कर विधानसभा में हमने कार्रवाई की है। ब्यावर से इंद्र सिंह बागावस हैं, विधानसभा पुष्कर से महेंद्र सिंह रावत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर समझाइश भी कर रही है। अगर कोई हमारी पार्टी से अलग होकर और चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर समझाइश में अगर वो समर्थन दे देते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। इस बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमारे प्रदेश प्रभारी ने कह भी दिया है। तो आपके प्रदेश प्रभारी ने बड़ी स्पष्टता कर दी है। आप जितनी सहजता दिखा रहे हैं उतनी सहजता पार्टी में होती है, तब तो सब कुछ अच्छा अच्छा है। लेकिन जगदीश जी, आपको इतना अच्छा अच्छा दिख रहा है जितना यहाँ पर शैलेंद्र धावाई जी बता रहे हैं? देखिए मीना जी, ये तो राजनीति का फील्ड है जहाँ पर कि लोग न तो इतनी आसानी से छोड़ते हैं और न इतनी आसानी से किसी को अपना हाथ पकड़ाने देते हैं। खैर, लेकिन जो कुछ भी एक्शन ये कर रहे हैं, वो एक्शन तो इनको करना ही पड़ेगा। आखिर नहीं करेंगे तो वो उनके लिए आपत्ति होंगे, इनके ही कैंडिडेट के वोट काटेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे रिजल्ट इस बार आने वाले हैं जिसको कि जब हम देखते हैं कि फाइट जो है वो नेक टू नेक जिसको बोलते हैं वो वाली है, तो उसमें 1000-2000 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। ऐसी सूरत में अगर ये एक्शन लेकर पब्लिक में यानी कि मतदाताओं के बीच में स्पष्ट मैसेज नहीं देंगे कि ये अब पार्टी के साथ नहीं है, तो बहुत सही रहेगा। अगर ये मैसेज नहीं देंगे तो फिर वो कैंडिडेट जो है इस बात को भी बुनाएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य हूँ या कांग्रेस का सदस्य हूँ या आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, मुझे दिया जाना चाहिए वोट। तो वो जो गलतफहमी है वो निकल जाएगी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। ये है कि इसमें कुछ बड़े नेताओं को इन्वॉल्व होना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है और उनको मैनेज करना पड़ता है बातचीत से कि अगर वो बैठ जाएंगे तो अपनी पार्टी की कितनी सचमुच में वो पार्टी के हित देखना चाहते हैं तो वो कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। कुल मिला के इतना सा गेम होता है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेगी, तब तक हम आम आदमी पार्टी की चंद्रमुखी रेपस्वाल जी यहाँ पर हैं। चंद्रमुखी जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी समय लगेगा राजस्थान में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तस्वीर इस वक्त जो आप देख रही हैं,
आपको दोनों राजनीतिक जो प्रमुख दल हैं राजस्थान के, जिनमें बड़ी जबरदस्त इस वक्त टक्कर दिख रही है, एक दूसरे को बहुत फाइट दे रहे हैं, आप जो बगावत देख रही हैं दोनों राजनीतिक दलों में, आपको ज्यादा चैलेंज, ज्यादा परेशानी, ज्यादा चुनौती कांग्रेस में दिख रही है, बीजेपी में? मीना जी, सबसे पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। आज हम बात कर रहे हैं बगावत की। तो बगावत क्यों होती है? बगावत जब आपके ऊपर तानाशाही थोपी जाने लगती है, तो आपके अंदरूनी लोग उसको झेलना बंद करते हैं और वो बगावत के रूप में सामने आती है। अपना एक-एक कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से ज़मीनी स्तर पे तन, मन, धन से काम करता है, जनता से जुड़ा होता है, और जब समय आता है तो आप किसी बाहरी को लाकर, किसी को 1 दिन पहले पार्टी जॉइन करवाते हैं, किसी को 1 हफ्ते पहले करवाते हैं और उनको टिकट दे देते हैं, तो ये लाज़मी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, ये लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। लोकतंत्र के हित में और जनता के हित में हमेशा इस तरह का ही नेता आपके सामने होना चाहिए जो ईज़िली अप्रोचेबल हो। जब हम बाहरी ऐसे नेताओं को ला रहे हैं, जिन्होंने कभी उस क्षेत्र को देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, जनता उनके पास पहुँच नहीं सकती, लाखों लोगों का भविष्य उस एक नेता के हाथ में रहता है, 5 साल की वो ज़िम्मेदारी उसको सौंपी जाती है, लेकिन आप इस तरह के थोपने लगते हैं, तो एक कार्यकर्ता है, उसके पास जो आपके कैंडिडेट हैं, उनके पास पावर नहीं होती, लेकिन पार्टी या राजनीतिक दल है, पावर है। तो वो उनके साथ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उनको निलंबित भी कर सकते हैं, निष्कासित भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब फिर जनता देती है, क्योंकि जनता को वही नेता चाहिए जो जनता के बीच में दिन-रात रह के जनता की सेवा कर पाए, जनता की आवाज़ बन पाए, जनता के दुःख-दर्द में काम आ पाए। आज आप ऐसे कई उदाहरण आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे अपने विद्याधर नगर में, जयपुर में देख लीजिए, चाहे आप झोटवाड़ा में देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ का आप देख लीजिए, झुंझुनू का आप देख लीजिए, मतलब ऐसे 20-25 आपको उदाहरण अभी मिलेंगे कि इतनी समझाइश के बाद भी बगावत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी जो इन पे कार्रवाई की जा रही है, अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं न कहीं वो लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में भी एक डर बिठाना पड़ेगा। तानाशाही सरकारें डर पे चलती हैं, वो लोगों की मतलब भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और कुछ भी उनको एक्शन लेना होता है, हमेशा अपने हितार्थ एक्शन लिए जाते हैं। तो इसका जवाब है वो जनता देगी। ये सब दलों में जहाँ भी हो रहा है, ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। इसमें लोकतंत्र और जनहित दोनों को ही हानि है, तो इस पे कुछ इस तरह के पैरामीटर्स सभी दलों को अपने पास होने चाहिए कि कितने समय से वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। आप कितने उदाहरण ऐसे देखेंगे कि ये जो तो कई होना चाहिए की तस्वीर है चंद्रमुखी जी, लेकिन जो है वो होना चाहिए से अलग है। और जैसे-जैसे पार्टी बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, वैसे-वैसे अंतर्विरोध भी बढ़ते हैं। ये हम समाज में, परिवारों में भी देखते हैं, राजनीतिक दलों में भी दिखता है। तो इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस की जो तस्वीर है, अल्टीमेटम का जो समय दिया गया था, वो खत्म सा हो गया है। मीना जी, सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं। जी आपको भी। जी, इसके साथ ही जो आपने सवाल किया है, मैं समझता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी हैं रंधावा साहब, उन्होंने प्रत्याशियों को एक गाइडलाइन जारी की है और चेतावनी दी है कि जो लोग बागी हैं और बागियों को सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। वे समय पर अपने अपने जो है वो प्रत्याशी, जो बागी प्रत्याशी हैं, उन्हें वापस नाम लें और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का समर्थन करें। ये पार्टी की एक रूपरेखा होती है हर बार, जैसे वो होते हैं, कुछ चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है दीपावली पर्व के बाद कल से और आज से भी ये शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि जो लोग गंभीरता से पार्टी को गंभीरता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वे इस बात पर विचार करेंगे और आने वाले समय में प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की बात करेंगे। ये मैं आशा करता हूँ। जी, ये तो आप आशा करते हैं, लेकिन जो हकीकत ग्राउंड पर है, आपने कहा कि जैसा कि हर बार होता है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, इस बार की 5 साल पहले बनी कांग्रेस की सरकार की जो हकीकत है, वो तो ये बयां करती है कि बगावत करने वालों को इनाम मिलता है। देखिए, जब लोकतंत्र में जब सरकारें पंग और बहुमत नहीं होता है, तो सरकारें मिलजुल कर बनाने की बात होती है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती है, तो फिर एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से
जो इंडिपेंडेंट लोग चुनकर आते हैं उनके माध्यम से सरकार बनने का प्रयास होता है। वो चाहे केंद्र में यूपी की सरकार भी देखे तो आप बनी थी, तो इसलिए इस देश में ये प्रयोग कोई नया नहीं है। और बहुमत की सरकार तो मोदी जी सरकार 2 बार बनी है, तो बहुमत की सरकार तो इससे पहले बनी नहीं है। 77 के बाद देखें तो 80 में सरकार बनी थी, उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद सरकार बनी थी। तो सवाल यह है कि इस देश में सरकार मिली-जुली सरकारों की प्रक्रिया जो है, राज्यों में तो लगभग 60% राज्यों में स्थितियां हैं कि वहां मिलजुला कर सरकार बनाई जाती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी सरकार जब बनाई तो निर्दलीयों के समर्थन से बनाई, क्योंकि बहुमत हमको नहीं मिला था। तो ये तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी कोई पार्टी हो, अगर बहुमत नहीं मिलेगा, जनता बहुमत नहीं देती है, तो फिर राजनीतिक प्रक्रिया में जिस तरह का सामंजस्य राजनीतिक प्रक्रिया में संभव हो सकता है, उस पर राजनीति होती है और सरकारें बनती हैं। तो ऐसे में बागियों का जो डर है वो दूर हो जाता है, बगावत करने वाले जो बेखौफ हो जाते हैं, आलाकमान का आदेश जो है उसकी अनदेखी होती है, तो उसको भी सहज सरल प्रक्रिया का, डेमोक्रेसी का हिस्सा ही समझ लेना चाहिए। अब राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, जगदीश शर्मा जी। मीना जी देखिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितने दृढ़ता से अपने सिद्धांतों पर खड़ी हुई है और कितना वो उस सिद्धांतों को अडॉप्ट कर और आगे सरकार चलाना चाहती है। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से रह गए थे चुनाव सदन में बहुमत लेने के लिए। एक वोट वो सरकार आसानी से मैनेज की जा सकती थी, ये बात मैंने पहले भी कही थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट खरीद कर या दूसरों का सहयोग लेकर या इस तरीके से बनाना उचित नहीं समझा और सरकार चली गई उनकी। तो ये कांग्रेस में तो ये उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे जिसमें दूसरों की मदद से सरकार चलाने के। राजस्थान में ही उदाहरण है, नेशनल लेवल पर भी उदाहरण। भैरव सिंह जी चलाएगी सरकार। भैरव सिंह जी ने इस तरीके से लेकर नहीं चलाई थी। भैरव सिंह जी ने पार्टी को तोड़ा था, जनता पार्टी को, सामने वाली को, और उसका एक हिस्सा अपने साथ मिलाया था जिसको दिग्विजय जनता दल कहा गया था। जनता दल दिग्विजय के नाम से जो बना था, उसके बाद उन्होंने सरकार चलाई। ऐसे में जगदीश जी जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 2018 जो मॉडल स्थापित किया है 2023 में, अब बीजेपी भी उसी मॉडल स्थापित करने की कोशिश कर रही है। शैलेंद्र धाबाई जी, आपका रिपीट करिए, आपका इको आ रहा है। प्रश्न वापस। टीम प्लीज थोड़ा सा इस इशू को रिजॉल्व करें। जी बिल्कुल, अभी ठीक है। शैलेंद्र धाबाई जी, मेरा सवाल ये था कि 2018 में जो मॉडल राजस्थान में अशोक गहलोत, राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री, ने स्थापित किया, बीजेपी भी उससे प्रेरणा ले रही है क्या कि इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही उस तरह से नहीं हो रही है जैसे अपेक्षित है, जैसे होनी चाहिए, और जो डेमोक्रेसी की और कहीं ना कहीं सुदृढ़ लोकतंत्र की जरूरत है? मीना जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में आपको और कार्रवाइयां दिखेगी। निश्चित रूप से हमने, जो हमारे प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने कठोर संदेश दे दिया है और उसके तहत मैंने आपको बताया कि हमारे निष्कासन भी कर दिया गया है। 6 साल तक के लिए सदस्यता निलंबित कर दी गई है और आने वाले समय में आपको और ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आप देखिए, वो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, हमारे एजेंडे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बागी चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर आप देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वोट नहीं करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसी की तरफ झुकाव रहता है और उसी को वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में देखेंगे जो गहलोत सरकार का आपने बताया कि 2018 में जो मॉडल रहा, जिनको राजस्थान की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया और किस तरह से उन्होंने लंगड़ी सरकार को, हाथी को निकलकर और निर्दलियों को लालच देकर और प्रलोभन देकर सरकार बनाई, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जिस हिसाब से उदाहरण भी अभी आपको जगदीश जी ने दिया था, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो 5 साल का शासन रहा है गहलोत सरकार का, उसी पे जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जो है बड़ा पर्व होता है और मतदान जो है वो एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हर नागरिक का।
तो निश्चित तौर पर जो 5 साल के इनका रिपोर्ट कार्ड है कांग्रेस पार्टी का, वो जनता के सामने रखेंगे और जनता उस पर वोट करेगी। और जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो पूरी राजस्थान की जनता से छुपा नहीं है कि राजस्थान के भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है, महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म में पहले नंबर पर आ गया है, साइबर क्राइम में पहले नंबर पर आ गया है, बिजली की दरों में राजस्थान पहले नंबर पे, पेट्रोल डीजल वैट राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो शैलेंद्र जी, आपके बागियों की संख्या और नेताओं का जो लेवल है, काफी जो अच्छे भले पूर्व कैबिनेट मंत्री तक हैं, उनके जो सुर हैं वो तो बता नहीं रहे हैं कि आप इस मॉडल से कुछ अलग राजस्थान में नई तस्वीर 2023 में दे पाएंगे। मीना जी, मैं आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाई और आप देखिए किस तरह से जनता की आवाज रही है। जो कांग्रेस ने 5 साल का शासन जनता ने दिया था करने को, इन्होंने 5 महीने किया। ये जनता पूछ रही कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना था, 5 महीने के लिए। आप बताइए, सारी आपने योजनाएं जो 5 महीने में दी, जो धरातल पर नहीं है, सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। राजस्थान की जनता ने मांगा शिष्टाचार, गहलोत सरकार ने दिया अटूट भ्रष्टाचार। राजस्थान की जनता ने मांगा सुशासन, गहलोत सरकार ने दिया कुशासन। राजस्थान की बहन बेटियों ने मांगी सुरक्षा, गहलोत सरकार ने दी उनकी उपेक्षा। तो कांग्रेस पार्टी, शैलेंद्र धाबाई जी, गहलोत सरकार की आलोचना करने के लिए अभी का शो नहीं कर रहे। अभी हम चर्चा, विचार नहीं, मैं आपको यही बताने की, इस विषय पर मीना जी, मैं यही बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का शासन है उस पर वोट पड़ेगी नहीं पड़ेंगे, आप बताइए ना। पेपर लीक जो हुआ, माफिया पनप और 70 लाख युवा इफेक्टेड हुए, तो क्या वो वोट देंगे नहीं? वो तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जब मतदान देने जाता है आदमी, देखता है कि मेरे को राजस्थान में क्या विकास हुआ, क्या मेरे लिए हित किए गए, क्या मैं सुरक्षित रहा, क्या बहन बेटियां सुरक्षित रही, क्या मुझे रोजगार मिला, क्या डेवलपमेंट हुआ, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आप देखिए, मतदान देने जाता है तो ये सारी चीजें उसके नजर में रहती है। इसलिए बागी जो खड़े हैं, मैं आपको इसी संदर्भ में लेके वापस आना चाहता हूं कि जो बागी खड़े हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो उनको बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। और आने वाले समय में आपने देखा, कार्रवाइयां हमने शुरू कर दी है, कांग्रेस पार्टी तो कार्रवाई नहीं कर पाई, चेतावनी देती रहती। जैसे इन्होंने राजस्थान की जनता ने मांगी थी गारंटी, गहलोत सरकार की खत्म हो गई वारंटी। तो ये 7 गारंटियों की जो इन्होंने अभी देने की बात करी है, पहले के वादे पूरे किए नहीं। जी शैलेंद्र जी, कार्यवाही करने का समय उचित है या थोड़ी पहले हो जानी चाहिए थी, आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर कार्रवाई चल रही है मीना जी। जैसे मैंने आपको बताया, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में बहुत सी जगह पे कार्रवाई हुई है। जहां समझाइश हुई है वहां उन्होंने वापस नामांकन लिया। नामांकन की डेट निकल गई है, तो समझाइश करके कि हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उसको समर्थन दिया जाए। और आप देखिए कि आने वाले समय में, यही तो मैंने आपको बताया, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो अधिकृत प्रत्याशी उनको समर्थन दिया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, और वहीं जाता है जहां प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी घोषित होता है, उसी को वोट दिया जाता है। जी, ये तो कांग्रेस पार्टी भी दावा करती है, लेकिन हर बार चुनावों में बागी जो है वो दोनों राजनीतिक दलों के चुनाव जीतकर भी आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वोटर जो आपका कटिबद्ध है उसने उस विजेता कैंडिडेट को वोट नहीं दिए। अगर नहीं दिए होते तब तो ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी के भी बागियों को वोट मिले हैं, बीजेपी के भी बागियों को वोट मिले हैं। अब तो सवाल ये है राजस्थान की राजनीति में कि बागी किसके ज्यादा जीत कर आते हैं और किसको सरकार बनाने में मदद करते हैं। और क्या उस समय जो आप आज बात कर रहे हैं, या डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो आज बात कर रही है, जिस शुचिता की हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्या उस वक्त उस शुचिता को याद रखा जाएगा, या फिर सब कुछ भुलाकर हमारे घर के थे, हमने मन मुटाव को दूर कर लिया है और अब पार्टी में वापस स्वागत कर लिया है? जगदीश शर्मा जी, कुछ उस तरह के जो है वो एकदम पहले से स्क्रिप्टेड डायलॉग सुनने को मिलेंगे इस चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव के बाद तो जैसे प्रदीप जी ने अपनी बात मंशा बिल्कुल साफ बताई दी है। थोड़ा बहुत शैलेंद्र धाबाई भी जो है इस बात को मानेंगे
कि जब क्राइसिस आता है सरकार बनाने का, तो फिर यही होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया, लेकिन अभी इस सरकार में अशोक गहलोत जी आ गए, 99 पे जो है गाड़ी अटक गई थी, आपको याद होगा पूरा। और 99 को 100 या 101 करने के लिए लोगों की जरूरत थी। तो इनके तो अपने ही बहुत सारे, अपनी पार्टी के ही जो विद्रोही होकर लड़े थे, वही कई सारे थे। 8-10 के करीब ऐसी संख्या है जिनको सरकार में एक तरीके से शामिल कर लिया। बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी भी बनाया, इवन किसी को एडवाइजर बनाया, किसी को किसी बोर्ड निगम में अध्यक्ष बनाया, किसी को क्या बनाया, वो बनाना ही पड़ता है। तो ये हाल तो कभी भी हो सकता है। और जैसा कि दोनों ही बंधु कह रहे थे कि जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है या तरीका है, संसदीय कार्य प्रणाली का जो तरीका है, उसमें यही एक तरीका है कि आप दूसरे के कहीं से सहयोग प्राप्त करके और सरकार बनाइए, स्टेबिलिटी लाइए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो स्टेट में आए या एरिया में आए। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गैर कानूनी काम है या गैर परंपरागत है। ऐसा बहुत सारे देशों तक में ये होता है कि जहां अपोजिशन को भी इवन साथ लेकर सरकार बना देते हैं। तो कुछ अपोजिशन के आ जाते हैं सांसद, कुछ सत्ताधारी दल तो होता ही है। खैर, तो ये अप्रत्याशित नहीं है। मेरी मान्यता ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इस तरह का अगर चीजें होती हैं तो ना तो ये अप्रत्याशित है, ना ही इसे अनैतिक कहना चाहिए, ना ही इसे अलोकतांत्रिक कहना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बागियों को किस बात का डर? बागियों की बल्ले बल्ले है कि भले ही इस वक्त पार्टी थोड़ी नाराज है, जैसे ही हम जीत कर आएंगे तो पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत हमारी ही होगी। और अगर नहीं भी हुई जरूरत तो कम से कम चुनाव जीतने का एक मौका, एक अवसर तो है। मान लीजिए किसी राजनीतिक दल को बहुमत भी मिलता है, जिसकी संभावना इस चुनाव में जताई जा रही है, बताई जा रही है। लेकिन जो एक तस्वीर है कि जो दोनों प्रमुख नेता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दो राजस्थान के जो दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की जो कैलकुलेशन और इक्वेशन है वो ये है कि अगर 90 से 95 तक उनकी पार्टी उलझ जाती है तो सुलझाने की गुत्थी चाबी उनके पास रहेगी। और इसीलिए बागियों के तेवर जो हैं वो भी काफी जो है वो धारदार हैं। काफी तेवर जो है वो बगावती होने के साथ साथ उन्हें जोश भी है, उनको डर नहीं है, आला कमान के आदेश की पालना नहीं है, उनके अल्टीमेटम का डर नहीं है। ये जो डर नहीं होना है, ये जो बागियों का आज का जो माहौल है, ये चंद्रमुखी जी आपकी पार्टी अभी उससे बची हुई है। लेकिन जब आप बाहर से देखती हैं, मैं उसी बात को राजस्थान की जनता के लिए आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि ये जो नुकसान है, ये बागी जो नुकसान कांग्रेस पार्टी का ज्यादा करते दिख रहे हैं या बीजेपी का ज्यादा करते दिख रहे हैं आपको? मीना जी, देखिए देखते हैं तो सिचुएशन दोनों ही जगह बराबर ही लग रही है। 20-25 जगह विरोध दोनों ही पार्टियों में चल रहा है। लेकिन फर्क इतना है, अभी जैसे शैलेंद्र धावाई जी ने बताया था कि ये कांग्रेस पार्टी की जैसे प्रलोभन नहीं देते हैं, सिद्धांतों की भी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ईडी और सीबीआई का डर काम करता है। यहाँ सरकार बनाने से पहले ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, बनी बनाई सरकार भी तोड़ ली जाती है। चाहे महाराष्ट्र की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो ये बागियों पे एक्शन लेना करना, यदि बागियों पे उनका कसूर क्या है? एक्शन लेना था तो कैलाश मेघवाल पे एक्शन लेने की बजाय अर्जुन मेघवाल पे एक्शन होना चाहिए था, जिसपे सबूतों के साथ आरोप दिए थे। क्या आज उनको जेल में नहीं होना चाहिए था? तो प्रियंका चौधरी है, उनपे उनका क्या गुनाह है? क्या वो सत्यपाल मलिक के कोई करीबी रिश्तेदार है, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया और उनको बागी होना पड़ा? यूनुस यूनुस जो है अपने ये डीडवाना से हैं, उनका क्या कसूर रहा है? तो बहुत सारे ऐसे इनके जो दावेदार थे, एक्शन उन पे नहीं होके, लेकिन यहाँ पे वही तानाशाही है और तानाशाही का अंत एक बार एक सीमा क्रॉस करने के बाद उसके अंदरूनी बगावत से ही होता है। और ये बगावत अब एक अनुशासन वाली पार्टी थी, दुनिया की जो सबसे बड़ी जानी मानी पार्टी जिसको बताया जाता है, आज उसके अंदर इस तरह से बगावती सुर है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ये चीजें साफ साफ अपने को दिखा रही है कि नुकसान किसको होना है, किसको नहीं होना है। हो सकता है कि जनता भी इसको समझने लगी हो,
तो तानाशाही कांड है वो बगावत से ही होता है और ये बगावत शुरू हो गई है, तो जनता इसका जवाब देगी। थोड़े दिन में अब सामने आ जाएगा कि होना क्या है, बट एक्शन जो है वो एक्चुअल में जो एक्शन होना है, वो बागियों पे बागी अपना काम किया तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअल में उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, वो उस क्षेत्र के दावेदार थे, लेकिन आपने मलिंगा को लाके पहले दिन ज्वाइन करवाया और उनको टिकट दे दिया। आपने ज्योति मिर्धा को लाए और आप उनको टिकट दे दिया। आपने सुभाष मील को लाए, उनको टिकट दे दिया, लेकिन जहाँ पूरा जीवन जिन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, उनको आपने परे किया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमेशा आरोप लगाते हैं, मंच पे हम करते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, दूसरी पार्टी पे आरोप लगता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो किरोड़ी मल जी हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, लेकिन आज उनको कितनी बार सांसद रह चुके हैं, कितनी बार वो एमएलए रह चुके हैं, उनकी परिवारवाद भी वहां शायद इनको नजर नहीं आ रहा, चाहे वो गोलमा देवी का हो या कुछ भी हो, तो अंदरूनी जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है। आप बागियों पे एक्शन ले रहे हैं, चर्चा जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए कि बागियों के खिलाफ वो नौबत क्यों आई, ऐसा ये कब तक अपनी पॉलिटिक्स में चलता रहेगा, इसमें नुकसान किसका होगा। आपने प्रत्याशी उतार दिया, जनता के पास आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो किसी को चूज करे, तो इसमें अल्टीमेटली जनता का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान होता है तो धीरे धीरे उसको समझ आएगा। तो ये एक्शन एक्चुअल में होना चाहिए था, अर्जुन मेघवाल पे होना चाहिए था। इनके बाकी दूसरे जो बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जिन पे एक्शन होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने अपने हक की बात की उन पे एक्शन लिया गया। और जिस दिन, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जिस दिन वो जीत के आ जाएंगे तो उनकी पूरी मान मनोहार भी होगी, उनको ससम्मान पार्टी में शामिल किया जाएगा। सरकार बनाने की जब जरूरत आएगी तो यहाँ सिद्धांतों की बात नहीं रहती है, यहाँ विचारधारा की बात नहीं होती है। समय पे मौका प्रस्ती की जहां अपनी कुर्सी बच जाती है, हमें सारे प्रयास उसी के तहत करने हैं। और यहाँ तो सीधा सीधा देखने का भी है कि आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके हाथ में ईडी और सीबीआई जो चाबी है, आप जहां घुमाएंगे वो उसी तरीके से आपकी वो पलटती हुई नजर आएगी। और उसके कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा एक तरह से उनके हाथ में ईडी और सीबीआई की चाबी नहीं है, इसलिए वो अगर ऐसा करते हैं, यानी कि चुनाव के बाद बागियों का सहारा लेते हैं, एक्शन लिया गया, अपनी चर्चा उन्हीं की कर रहे हैं कि जो 3 बड़ी जिनका प्राथमिक सदस्यता रद्द की गई है, आशा ये मीना जी की है, सैनी जी की है और कैलाश मेघवाल जी की है। तो ये बात अपनी उनके आधार पे हो रही कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जरूरत हो रही है वो एक्शन ले रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई की इनको जब जरूरत होती है, जब इनको कहीं से साठ-गांठ तोड़-तोड़ करनी होती है दूसरी पार्टी में, तो ये ईडी और सीबीआई को ग्राउंड पे उतार देते हैं। तो इनको बाकी कोई सिद्धांत और विचारधारा आज के दिन नहीं बची है जो हमें समझ आ रही है, तो इसका नुकसान है। वो रिजल्ट ऐसी चीजें हैं, आग धीरे धीरे धुआं पकड़ती है, सुलगती है, करते करते वो भभकती हुई अपने को दिखाई देती है, लेकिन वो अंदर शुरू हो चुकी है और ये सबके सामने आ जाएगी। जी, तो वो सबके सामने तो आएगी जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ये तय होगा कि बागियों की मनुहार दरअसल कितनी होनी है या उनकी दुर्गत कितनी होनी है, क्योंकि दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। जिस दल को बहुमत मिल गया, उस दल के पास जो उसके बागी हैं, उनकी भी जो स्थिति है और जो दशा होनी है वो, और फिर दूसरे दल के भी बागियों की। तो अब जो बड़ी दिलचस्प जो बात है वो ये है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कि अगर एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल गया, अगर उस स्थिति में ये जो बागी हैं, इनकी बगावत, अभी जो दबाव काम नहीं कर रहा है, उस वक्त क्या तस्वीर होगी? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब। मेरा ऑन है, मेरी तरफ से तो मेरी तरफ से ऑन है मीना जी, आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। राजनीति में 2 तरह की स्थितियां हैं। अगर विधानसभा में एक दल को बहुमत मिलता है तो इनकी कोई स्थिति नहीं रहेगी और फिर ये अपनी स्थिति जैसी होगी उसमें अपना समय काटेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर ये राजनीतिक मंडी बन जाएगी और ये जो चाहे कांग्रेस के बागी हो चाहे भाजपा के बागी हो, जो भी दल सरकार बनाने की स्थिति में होगा ये सब उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक बोलतोल के लिए तो ये चुनाव में खड़े हुए ही है। अगर पार्टी की नीति से विश्वास होता तो शायद ये चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन पार्टी नीति दता बताकर ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए चुनाव में कूदे हैं। और आज चूंकि 14 तारीख है
मेरा मानना है कि 20 तारीख तक इन सभी को ये आकलन हो जाएगा कि चुनाव में उनकी स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए उनकी स्थिति कमजोर होगी और मान जाएंगे कि शायद उनका कोई भविष्य नहीं बनेगा, तो वे विड्रॉ भी कर लेंगे या किसी के समर्थन में चले जाएंगे। लेकिन जिनको ये लगेगा कि उनके यहाँ स्थिति उनके अनुकूल है और वो चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, ऐसे लोग 20 तारीख तक इंतजार करेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि उन्हें चुनाव में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि 25 को चुनाव है। उसके बाद जो लोग टिकेंगे वो इसी व्यवस्था पर जाएंगे कि आने वाले समय में किसी को बहुमत ना मिले, और बहुमत ना मिलने पर इन विधायकों जो दोनों पार्टियों से होंगे, इनकी कोई जाति नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं होगी, और ये सरकार बनाने की स्थिति में जहां भी जो बहुमत के करीब आएगा उसका चले जाएंगे और अपनी राजनीतिक कीमत वसूलेंगे। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य होता है। आपने बिहार में देखा, बिहार में भाजपा को बहुमत मिला, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, लेकिन भाजपा ने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने नीतीश की सरकार बनवा के उनको बाहर सपोर्ट कर दिया। तो लोकतंत्र का खिलवाड़ था ये। आपको विश्वास देकर सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन आपने बिहार में नीतीश सरकार बनाकर अपने उनको बाहर समर्थन देकर आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। तो आप लोकतंत्र की जो मान्यता है, जिसके लिए वोट देते हैं, आपने उसको भी ठुकराया था। तो आपकी लोकतांत्रिक मान्यता तो भाजपा की कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद 30 तारीख के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। जिन लोगों को लगेगा कि वे उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो चुनाव में समझौता कर देंगे, प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे या अपने को घोषणा कर देंगे चुनाव शैलेंद्र धावाई जी, अब जितने भी बगावती मैदान में डटे रहेंगे, उनका जो किस्मत का फैसला है वो मतदाता तय करेंगे कि किस दिशा में जाना है। लेकिन बीजेपी ने जो कार्यवाही की है, शैलेंद्र धावाई जी, वो कार्यवाही जिन लोगों के खिलाफ की गई है, उसका एक निहित संदेश है। बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। आप देखिए जो कार्रवाई की गई है, 6 साल के लिए उनका निलंबन किया गया है सदस्यता से, वो बिल्कुल आपने देखा कि वो संदेश देता है पूरे राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और फिर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक साफ संदेश है। मैं एक दूसरी बात बता देना चाहता हूं, जो आम आदमी पार्टी है उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है इनके पास। तो नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मेरी मीना जी, मैं एक बात तो रख दूं, मेरी बात तो रख लें दो जी आप मेरे को। मेरे सवाल का जवाब पहले दीजिए शैलेंद्र जी कि ये संदेश क्या है, जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उसके मायने निहितार्थ क्या है? निश्चित तौर पर मायने है ना। आप देखिए जब कार्रवाई की गई है तो दूसरे लोगों को भी उनकी जानकारी मिलती है और किस तरह से फिर आने वाले समय मैंने आपको बताया कि किस तरह से और आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन बात बता दूं, जो ये बार बार आम आदमी पार्टी ईडी की बात कर रही थी, अरे भाई ईडी का तो समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया था। आपका शिक्षा मॉडल, आपके ही मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठे हैं, आपका ही स्वास्थ्य मॉडल सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे हैं, आपके ही संजय सिंह जी जेल में बैठे हैं। ईडी की कार्रवाई नहीं होती तो ये घोटाले मालूम नहीं पड़ते। आपने शिक्षा से शराब तक की नीति बना दी और आपको न्यायालयों से जमानत तक नहीं मिली है। तो ये बताता है 1-1 साल से आपको जमानत नहीं मिल रही है, जो ये बताता है कि ये जो बात कह रही है उस बात में कोई तंत्र नहीं है। और पहली बात, आम आदमी पार्टी ने क्या आवाज उठाई है राजस्थान की जनता के लिए, कितने आंदोलन किए, क्या बात करी है आप बताइए। इनके 200 विधानसभा में तो प्रत्याशी मिले नहीं, तो आम आदमी पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व में आप आइए, आपके तो पूरे कितने कैंडिडेट उतारे मैं पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी से कितने कैंडिडेट हैं आपके टोटल प्रत्याशी? तो वो तो बात करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा जी हाँ, एक और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बोलने का अधिकार नहीं है, तो आपके यही नहीं अधिकार है। मेरे को आप बताइए ना, क्या आपने आपके कितने प्रत्याशी उतारे हैं, आपने कितने सीटों के प्रत्याशी उतारे हैं, बताइए ना आप आम आदमी पार्टी। और आप ईडी की कार्रवाई की बात करते हो। कांग्रेस ने खुश हुई, कांग्रेस पार्टी की ईडी की कार्रवाई बहुत अच्छी चल रही है आम आदमी पार्टी पे। ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी को तो जेलों में होना चाहिए। और रही बात आप देखिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 25 साल में कांग्रेस को कभी राजस्थान की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। 2003 में हमारी 120 सीटें आई, 2013 में 163 सीटें आई। तो निश्चित तौर पर आप देखिए आने वाले समय में जो इन्होंने 5 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ी और राजस्थान की जनता का क्या हाल कर दिया। सारे चारों तरफ कानून व्यवस्था नाम की व्यवस्था नहीं बची और किस तरह से अपराधीकरण कर दिया, जंगल राज कर दिया, माफिया राज यहाँ डेवलप कर दिया, चाहे पेपर लीक माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो। और किस तरह से हमारी बच्चियां, आप बताइए, ये शासन दिया कांग्रेस पार्टी ने, मेरी 4-4, 3-3 साल की बच्चियों के साथ हो जाता है, उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तो ये सब देखी जाती है लोकतंत्र में मीना जी। लोकतंत्र में जनता ये सब देख रही है, इसलिए बागियों की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो किसी भी दल से खड़े हो रहे हो। राजस्थान की
कुछ तकनीकी परेशानी से जनता जूझ रहे हैं। बैठी है कि एक हम सुशासन वाली सरकार लाएं, एक चार मुक्त शासन, हम वो जी हम भरोसा दे हमको कि महिलाओं की यहां सुरक्षा हो सके, यहां विकास हो सके, यहां लोगों को, किसान भाइयों को बिजली मिल सके। जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी 2013 से 18 के बीच में, वो व्यवस्थाएं पुनः बहाल हो, तो निश्चित तौर पर आप देखिए लोकतंत्र में जनता रिकॉर्ड देखती है और जो काम किए हैं उस पर ही मतदान किया जाता है, जो साफ बताता है कि आने वाले समय में, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। 7 गारंटी, अरे आपने जो पहले वादे किए थे चुनाव में आने से पहले, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, जवाबदेही कानून बना नहीं, आप देखिए पत्रकारिता सुरक्षा अधिनियम बने नहीं, आपने अवैध खनन नीति बनाने की बात की थी कि प्रभावी नीति बनाएंगे अवैध खनन नीति को, देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार, अवैध खनन हुआ। तो ये तमाम बातें जो आप देखिए, किसान भाइयों को बिजली नहीं दे पाए, आप एमएसपी नहीं दे पाए बाजरे पे। जी ठीक है शैलेंद्र जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज हम चर्चा ये कर रहे हैं और मेरा सवाल आपसे ये था, जिसका जवाब अब मैं राजीव तिवारी जी से लूंगी। राजीव तिवारी जी, बीजेपी ने जिन बागियों के खिलाफ कार्यवाही की है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की कार्यवाही बागियों से ज्यादा किसी एक खेमे के खिलाफ की हुई ज्यादा नजर आ रही है। ऑडियो सर, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। राजीव तिवारी जी कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक जगदीश जी इस सवाल का जवाब आप दें, तब तक राजीव जी कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं बाहर से जुड़ रहे हैं। आपका त्योहार का जो आज सीजन है, अभी भी भैया दूज का जो और रामनवमी का जो मौका है, उसमें हम आप लोगों को आपका समय लेते हैं और आप लोगों का सच में शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इतना समय निकालते हैं न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए और राजस्थान की जनता के लिए। तो राजीव जी, आपकी अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। जगदीश शर्मा जी, ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये बागियों को है, ये वसुंधरा राजे को है, या फिर क्या मायने हैं इसके? ये मायने तो निकाले जाएंगे कि किस तरीके के बागियों को मैसेज दिया गया है, किनको निकाला गया है, किनको नहीं निकाला गया है। नहीं निकालना भी एक मैसेज है। तो ये दोनों तरीके के मैसेज जो हैं ये किए गए हैं। अब सवाल ये है कि आप एक तो वो बागी होकर लड़ रहे हैं, दूसरा एक उनको वहां भी चैन से नहीं बैठने दो। आप टिकट नहीं दें, ये तो समझ में आए भाई, टिकट नहीं दिया, फिर उन्होंने बागी लड़ना शुरू किया और वहां भी आप चैन से नहीं रहने देना चाहते आप उनको। तो पार्टी की मंशा क्या है? क्योंकि पार्टी अपनी मंशा तो बता ही चुकी है कि भाई आप बागी होकर भी लड़कर आ जाइए, हम अपने यहाँ पर ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये शो करके दिखा दिया है। जो पिछले बार बागी होकर लड़े थे उन सबको पार्टी में शामिल किया गया और उनको टिकट दिए गए। सबको टिकट देकर वो कर दिया गया, इनाम मिल गया उनको सबको। तो ऐसी सूरत में आप मैसेज क्या देंगे? ऐसी हालत में यदि एक सेक्टर के जो लोग माने जाते हैं, एक ग्रुप के माने जाते हैं, एक साइड के माने जाते हैं, केवल उनको ही अगर बागी मानते हुए नोटिस दिया जाता है या पार्टी एक्शन करती है कोई, तो वो जरा थोड़ा संदेह पैदा करने वाला होता है। और वो संदेह ये भी पैदा करेगा कि आपने ये काम टिकट देने में भी किया होगा, शायद टिकट देते वक्त भी आपने ग्रुपों में बटी हुई पार्टी जो है वो तरीका अपनाया होगा। तो ये पार्टी की क्रेडिबिलिटी के लिए ही एक क्वेश्चन है। पार्टी क्रेडिबिलिटी के लिए क्वेश्चन है। फिर इसमें तो बागी हो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन जो है ये सिर्फ बीजेपी में नहीं है, ये कांग्रेस में भी इसी तरह से है। तो कांग्रेस का जो अल्टीमेटम है वो भी बागियों में कितना काम करेगा राजीव तिवारी जी, और जो कार्यवाही बीजेपी ने की है उससे बीजेपी के जो बाकी बागी हैं वो कितना सच में डरेंगे? देखिए, कोई नहीं डरेगा। सब सुनियोजित तरीके से ही बागी खड़े किए जाते हैं। जब एक खेमे को किसी को इग्नोर किया जाता है तो वो अपने समर्थकों को
बैकिंग देते हैं बाकायदा कि आप खड़े होइए। ये पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में भी हमने देखा था। बाद में अगर आपका अधिकृत उम्मीदवार नहीं जीतता है और बागी जीत जाता है, तो या तो उस खेमे की मदद के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ती है कि आप कहीं बहुमत से बहुत नजदीक रह जाते हैं, तो वहां मदद के लिए उन बागियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम पुराने पहले की चर्चाओं में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस बार बागी कुछ ज्यादा ही खड़े होंगे और उन बागियों का इस्तेमाल बाद में समय के साथ अपने उसके लाभ के लिए उसको किया जाएगा। तो राजीव तो तिवारी जी, ये जो बागियों की इस वक्त की जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, वो बागियों की स्थिति बीजेपी की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है कि कांग्रेस की? देखिए, जहां पर बागी का कोई फिर बाद में वो सब निर्दलीय हो जाते हैं, तो वो निर्दलीय फिर ये देखते हैं कि हम किस पार्टी के, जो पार्टी बहुमत के नजदीक होगी वो उसके साथ हो जाते हैं। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है बाद में, वो इसीलिए होती है कि जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के बागी हों, निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका न्यूट्रल स्टेटस होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं जहां उनको लाभ मिलेगा, या जिस पार्टी के वो मददगार बनना चाहते हैं, जिसको वो सरकार में लाना चाहते हैं, वो उसकी मदद करते हैं वहां पे। ये हमने पिछले चुनाव में भी देखा है। कांग्रेस के जो निर्दलीय बागी लड़े थे, वो लोग कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में राजीव तिवारी जी, जो अल्टीमेटम की और जो समयावधि दी जा रही है, बागियों को डराने की जो कोशिश की जा रही है, बागियों के तेवर कम करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या दोनों तरफ के राजनीतिक दलों के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं, वो कितने असरदार होंगे? मैंने कहा ना, अब किसी बागी को, अगर कोई बागी अब बैठता है तो वो बेवकूफ होगा, क्योंकि इतना धन खर्च कर चुका है, इतना पूरे 5 साल काम किया उसने, और अब इतने पिछले 15-20 दिन से वो प्रचार में जुटा हुआ है, लोगों से संपर्क में लगा हुआ है। अगर अब भी वो लास्ट मोमेंट में, जब 9 दिन बचे हैं मतदान के लिए, अब बैठ जाता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग, प्री गवर्नमेंट स्टेटस या प्री इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है, अगर उसमें बहुत सारे ऐसे बागी भी होते हैं जो उसके अंदर भी वो अपने हित साध लेते हैं। तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, जो आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की मंशा, नियत, और आपने जो आपके जो मजबूत दावेदार थे उनका जो नुकसान किया, उसको आपने पहले तो पार्टी में उनको रहते हुए किया नुकसान, और अब वो बागी हो गए तब भी आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ लोगों को तो पार्टी वापस नहीं है। जगदीश जी। मीना जी, ऐसा है कि जैसे राजीव जी जिस तरफ इंडिकेट कर रहे थे कि कोई लीडर तो ऐसा भी होता है जो खुद ही अपने ग्रुप के लोगों को कुछ को बागी खड़ा करवा देता है, ये बात अपन ने अभी डिस्कस की थी। लेकिन एक ही ग्रुप के लोगों के ऊपर अगर एक्शन होगा, बागी को नोटिस दिया जाता है या कुछ एक्शन लिया जाता है, तो वो फिर कॉमन सीट पर ही होगा, मतलब सबके लिए एक ही जैसा होगा, चाहे वो एक बागी हो या दूसरा बागी हो या तीसरा हो, उसमें आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि कोई एक बागी किसी एक कैंडिडेट की संभावनाओं को खत्म कर रहा है तो दूसरा बागी दूसरे की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। बागी तो बागी हैं, सब समान है। उसमें एक ग्रुप के बागियों को चुनकर और उनको नोटिस देना या उन पर एक्शन लेना, ये तो मेरे समझ में नहीं आता पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन किया जा रहा है। तो ये बहुत, देखिए अगर समझाइश है तो समझाइश तो सबको समान रूप से ही होगी, वही इसीलिए तो समान रूप से पार्टी की जो ये रणनीति है, कुछ लोगों के खिलाफ जो आपने दरअसल वो उन बागियों के बजाय अपने पार्टी के एक नेतृत्व विशेष को ये संदेश दिया है। मीना जी, फिर इको हो गया आपकी वॉइस, एक बार वापस रिपीट करें, आप क्या पूछ रहे हैं? जी शैलेंद्र जी, जो बात जगदीश शर्मा जी ने कही, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो राजनीतिक बिरादरी के लोग जान रहे हैं
कि पार्टी ने, बीजेपी ने जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, वो दरअसल सामान्य रूप से बागियों के प्रति की हुई कार्यवाही कम लग रही है और एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए यानी कि वसुंधरा राजे से जुड़े हुए व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही ज्यादा दिख रही है। तो पार्टी अभी भी बागियों के खिलाफ कार्यवाही में भी गुटबाजी हावी है पार्टी में। मीना जी बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा समझाइश हुई तब आपने देखा राजपाल सिंह शेखावत जी ने अपना नामांकन वापस लिया। आप देखिए जिस हिसाब से हमारी समझाइश चल रही है और जो बीजेपी के टिकट जिनको नहीं मिल पाया वो निश्चित तौर पर समझाइश पे वापस नामांकन लिया। लेकिन आपने देखा उसके बाद जो निष्कासन किया गया, वरिष्ठतम नेताओं का भी निष्कासन किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी और आप देखिए कि ये जो इशारा कर रहे थे राजीव जी वो चले गए, वो कांग्रेस पार्टी का कर रहे थे कि बागियों को कांग्रेस पार्टी से फायदा होता है, वो निर्दलीय लड़के आते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई बहुमत मिलता नहीं है और फिर वो उसके सपोर्ट से सरकार बनाते। तो सारा उनका जो इशारा था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ था। भारतीय जनता पार्टी को कभी किसी निर्दलीय या बागी प्रत्याशी की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमेशा आपने अगर रिकॉर्ड देखा तो हमारे पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत, और आपने देखा 2/3 बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए हमने जो कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पर आगे आने वाले और जो बागी कैंडिडेट खड़े हैं उन पर भी एक नजीर के तौर पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे और कार्रवाइयां भी होंगी। और अगर कोई ऑफिशियल प्रत्याशी के समर्थन में बैठता है या उनको समर्थन देता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो भी पार्टी ने कार्रवाई की है वो वरिष्ठ नेता से लेके और जो भी कार्यकर्ता रहा है, जिसने भी फॉर्म भरा है, उस तक की है और इसमें कोई गुटबाजी नहीं। राजीव तिवारी जी, ये जो शैलेंद्र धावाई जी बोल रहे हैं, इस बात को बागी और बागियों में भी गुटबाजी, बागियों में भी धड़े, उन धड़े से जुड़े हुए नेताओं पर ये जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है, ये दबाव डाल पाएगी आगे? और देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी हुई है वो दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि जिन नेताओं को निष्कासित किया है वो पहले ही अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बढ़ने के साथ ही वो अपने इस्तीफे पार्टी संगठन को भेज चुके हैं। ये पार्टी संगठन को पता है ये बात। अब आप उनको निष्कासित कर रहे हैं तो वो तो आप उनका इस्तीफा स्वीकार कीजिए ना। निष्कासन क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने पहले ही अपने इस्तीफे आपको भेज चुके हैं वो लोग। तो अब आपको उनको निष्कासन करने से क्या लेना देना है? अब तो आप उनको सीधा उनका इस्तीफा स्वीकार कीजिए, वो पार्टी से वैसे ही बाहर हो गए। अब निष्कासित करके आप सिर्फ और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमने इन 4 लोगों को या 6 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप ये भी तो बताइए कि वो इस्तीफा पहले ही भेज चुके थे, हम तो उनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे। तो इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए था बनिस्बत इसके कि उनका निष्कासन किया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या और दूसरी पार्टी हो, कि अब तो जो हो चुका उसको आप वो नहीं। सवाल तो ये है कि जो अब तक हो चुका है वही अब भी हो रहा है। अब भी आप जो कुछ कर रहे हैं, यानी कि दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, आलाकमान की तरफ से जो एक संदेश दिया जा रहा है, उस संदेश में भी गुटबाजी हावी है। ऐसे में इस गुटबाजी के बीच बागियों की बल्ले बल्ले है और बागियों की संख्या जो है इस राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार अगर चौंकाने वाली आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि मतदाता को ये तय करना है कि वो एक तरफ तो बागियों को, दूसरी तरफ पार्टी के उन नेताओं के मंसूबे पूरे होने देगा जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अगर इस तरह बागियों का सहारा लेकर अपनी सरकार लाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें इस तरह से उनके मंसूबों में कामयाब होने देना है? ये राजस्थान की जनता को तय करना है और इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो कार्यवाही हुई है वो किस पर हुई, उसके मायने क्या है, वो क्यों की गई है, उससे बाकियों पर क्या असर पड़ेगा। तो डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, जैसे बीजेपी ने सिर्फ एक मैसेज औपचारिक, क्योंकि जो राजीव तिवारी जी कह रहे हैं और जिस बात पे दम दिखता है कि जो पहले से ही आपको इस्तीफा दे चुके हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो तो आपकी पार्टी के सदस्य वैसे ही नहीं है। तो आप दरअसल उनका इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि आपने कार्रवाई का संदेश दिया है। तो इससे बागियों पर कोई बहुत असर आने वाला नहीं है। आपके यहाँ पर जो आलाकमान संदेश दे रहा है,
कांग्रेस आलाकमान के संदेश में भी जो ये संदेश किस तक जा रहा है और किस तक पहुंचाया जा रहा है, कौन से गुट को टारगेट किया जा रहा है, और वहां पर आप कितना असर इन 2-4 दिनों में देख रहे हैं कि और कितने लोगों को आप पार्टी में साथ ले लेंगे। ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब प्लीज। आपने ऑन कर दिया, आपने भी अनम्यूट किया था, वो हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। मीना जी देखिए, राजनीति में व्यावहारिक तौर पर जो चीजें सामने आती हैं उसका बड़ा स्पष्ट संकेत है कि अगर बहुमत मिल जाता है तो इन सब व्यवस्थाओं की बात करने की कोई जिक्र नहीं है, जिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब सरकार हंग स्थिति आती है, विधानसभा में बहुमत नहीं होता है, तो ये हीरे हो जाते हैं, ये निर्दलीय। और आप देखिए कि सवाल इस बात का है कि पार्टी ने निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, इसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भाजपा अपनी इन स्थितियों में परिवर्तन करके कोई खास बात नहीं, बहुमत के लिए इन्हीं को साथ लेगी। और आप देखिए इनके पास दो हाथी हैं, ईडी और इनकम टैक्स। जैसे ही ये चुनाव का परिणाम आएगा, ये उन प्रत्याशियों जो चुनाव जीतकर निर्दलीय आएंगे उन पर ईडी का और इनकम टैक्स का जोर लगाएगी। ये हमने पूर्व में भी देखा है और फिर देखेंगे। लेकिन जहां तक बात इन लोगों की है, मैं समझता हूं कि बहुमत आने की स्थिति राजस्थान में अगर हुई तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर बहुमत नहीं आया तो जितने भी निष्कासन इनकी जो सदस्य 6 साल 4 साल के लिए, इसको वापस ले लिया जाता है और उन लोगों को अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करती है। लेकिन वे अपने राज्य हित देखते हुए फैसले करते हैं। पार्टी किसी दल की बने, वो सरकार का हिस्सा बनने के लिए लालच रहते हैं और उनका यही प्रयास होता है। मैंने आपसे पहले कहा कि 20 तारीख तक वो लोग इस फ्रेम में रहेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी और जो लड़ रहे हैं, कि जनता का सहयोग के द्वारा दिया गया पैसा का इस्तेमाल करते हैं। जब उनका ये पैसा खत्म होता है तो वो उस स्थिति पर विचार करते हैं कि हम आगे लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि अपना पैसा लगाने में आदमी को जोर आता है और जन सहयोग के संसाधनों से ये लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 20 तारीख के आसपास मेरा अनुमान है कि ये लोग आकलन करेंगे और इनको लगेगा कि मैं चुनाव में हूं या ना हूं, तो ये लोग उस तरह से अपनी सामंजस्य कर लेंगे। हो सकता है जो प्रत्याशी पार्टी का हो, इनके साथ वो हॉर्स ट्रेडिंग में भी शामिल होगा, इनको मैनेज करने की कोशिश करे। ये संभावनाएं होती हैं और ये राजनीति का रूप है, जिसे हम चोरी छुपे दबी जुबान स्वीकार भले ही करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये प्रैक्टिस है। लेकिन पार्टियां अगर बहुमत होता है तो ये सारे नियम कायदे कानून लागू होंगे। अगर बहुमत नहीं होगा तो फिर ये सारे निष्कासन ये सब करके उनको मनाने का प्रयास होगा। और केंद्र सरकार अगर भाजपा बनने की बात आई तो ईडी इनकम टैक्स के हाथी तैयार रखेंगे। जैसे प्रत्याशी जीतेंगे उन पर ये दबाव करके उनको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, मेरी ये मान्यता है। आप जो कुछ कह रहे हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, जितनी स्पष्टता से, जितनी साफ गोई से तस्वीर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और बागियों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। राजीव तिवारी जी, ये जो आत्मविश्वास ये बढ़ स्थितियां रहा हैं है, मीना जी, स्थितियां राजनीति में हैं। स्थितियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्थितियां हैं। तो ऐसे में जनता को ये तय करना है कि इन स्थितियों से पार पाना है या फिर इन स्थितियों में बने रहना है, इनका शिकार होना है और अगले और 5 साल तक बस सरकार चलाने के लिए नेतृत्व इनको छूट देगा। ये अपने अपने इलाकों में करप्शन करेंगे, जनता वैसे ही और अगले 5 साल उसी अदर झूल में निकालेगी। तो राजीव तिवारी जी, ऐसे में राजस्थान की जनता जो है वो मैच्योरिटी दिखाए, समझदारी दिखाए और वो कांग्रेस आलाकमान का जो हम यहाँ पर एक तरह का अल्टीमेटम जो हम देख रहे हैं, उसका भी डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी की बात को सुनने के बाद तो लगता नहीं है कि उस अल्टीमेटम का कोई मतलब है भी कहीं दूर-दूर तक रह जाता है। देखिए, जनता का जहां तक तय करने का सवाल है तो जनता ये देखती है कि जिस व्यक्ति, ये सब पार्टियों की गलती की वजह से बागी खड़े होते हैं और बाद में जनता के पास विकल्प क्या होता है, या तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को चुने या बागी को चुने या प्रतिद्वंदी, दोनों बागी और पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के अलावा जो दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति खड़ा है और उस इलाके में पॉपुलर है उसको चुने। तो जनता के पास 3 विकल्प होते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो अगर वाकई होता है तो जिस व्यक्ति ने 5 साल या 10 साल उस क्षेत्र में जी जान से मेहनत करी है उसको चुनना चाहिए।
अगर वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो बागी खड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, निर्दलीय खड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, या दूसरी पार्टी बदल के वो उस पार्टी में गया है, क्योंकि उस व्यक्ति का उस क्षेत्र से जुड़ाव होता है। वो लोग जानते हैं कि अगर हमने इस व्यक्ति को चुना, अगर ये बागी है तो भी हमारे क्षेत्र में ये सक्रिय रहेगा, हमारे काम करेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में, 5 साल में इसने हमारी हर सुख दुख में हमारा साथ दिया है। तो जब वो पैराशूट उम्मीदवार तकनीकी परेशानियों से जूझता हमारा जो देश है और हमारा जो पूरा सिस्टम है उसका हिस्सा हम हैं। और उस हिस्से में जो आपको बाधाएँ आती हैं उसके लिए हमें खेद है, माफ़ी चाहते हैं। तो राजीव तिवारी जी को भी इंटरनेट इश्यू की वज़ह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहरहाल आप सब से चर्चा करने के बाद जो एक मोटी-मोटी तस्वीर निकल कर आ रही है वो ये कि जनता के पास भी कोई विकल्प नहीं होता है। वो सबसे अच्छा कैंडिडेट देखना चाहती है अपना कि जो उनके काम सबसे ज़्यादा करे। ऐसे में उसके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को चुने या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो उनके काम आता है उसको चुने। ऐसे में जनता का अपना कैंडिडेट अपनी विधानसभा का एक मुद्दा है और प्रदेश की सरकार में उसकी भूमिका होना एक अलग मुद्दा है। लेकिन दोनों ही मुद्दों से दरअसल प्रभावित जनता ही होती है। ऐसे में बागियों को लेकर जो राजनीतिक दलों की रणनीति और स्ट्रैटेजी है वो राजनीतिक दलों के हितों के लिए है। जनता के लिए बागियों की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो बागी के हितों के लिए है। ऐसे में जो सफ़र करती है, वो सबसे ज़्यादा जनता सफ़र करती है, व्यवस्था सफ़र करती है और अल्टीमेटली पूरा प्रदेश सफ़र करता है। पिछले 15 साल से राजस्थान सफ़र कर रहा है। सिर्फ़ इसीलिए राजस्थान को जितना पिछले 15 सालों में नुकसान हुआ है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के 15 साल के 2 मुख्यमंत्रियों से लगातार जो उनकी नाराज़गी, दूरी, सत्ता को बनाए रखना, सत्ता के समीकरण, इन सब में जो उलझा रहा राजस्थान की सरकार का रहा लगातार, उससे राजस्थान प्रदेश का जो नुकसान हुआ है, अगर उससे बचाना चाहती है राजस्थान की जनता उसे, तो ज़रूरी है कि वो बहुमत वाली सरकार चुने। ऐसे बागियों के जिसमें राजीव तिवारी जी की बात बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सबने जिस बात को स्वीकार किया है कि इसमें निश्चित रूप से वो लोग भी हैं जिन्होंने बहुत काम किया लेकिन वो राजनीतिक दलों से दूर हो गए। तो काफ़ी कठिन चुनौती का इस वक़्त जनता के सामने फैसला करना है उन्हें और वो किस तरह का फैसला करती है वो आने वाले दिनों में देखना होगा। न्यूज़ 24 पर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर दिन हम कोशिश करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आपके समक्ष लेकर आएँ और जो कुछ प्रदेश में हो रहा है, उस तस्वीर को आपसे साझा करें। आप सब भी जो राजस्थान प्रदेश के लोग हैं, वो अपना फीडबैक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।